हेलो एवरीवन, सीएसटी पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हमारा पीजीटी कॉमर्स 1000 एमसीक्यू सीरीज का लेक्चर नंबर 36 है, जिसमें हम कुछ 25 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। क्वेश्चन नंबर 566, डैश इज द लेंथ ऑफ टाइम बिटवीन द फर्म्स एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर एंड इट्स ओन रिसिप्ट। फर्म्स के एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर और उसकी रिसिप्ट की जो लेंथ ऑफ टाइम है उसे क्या कहेंगे? नेट ऑपरेटिंग साइकिल, कैश कन्वर्जन साइकिल, वर्किंग कैपिटल साइकिल, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। देखिए, जो एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर और कैश रिसिप्ट है उसको कहते हैं नेट ऑपरेटिंग साइकिल, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब समझ लेते हैं थोड़ा सा इन कंसेप्ट्स को। ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? इन्वेंट्री कन्वर्जन पीरियड प्लस डेटर कन्वर्जन पीरियड, यानी कि इन्वेंट्री का कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है और डेटर को कैश में कन्वर्ट होने में कितना टाइम लगता है, उन दोनों टाइम का समेशन क्या कहलाता है? ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि सिंपल वर्ड्स में आप बोल सकते हो, आपका रॉ मटेरियल बनाना, उसे फिनिश प्रोडक्ट में रेडी करना, रेडी करने के बाद सेल करना और सेल करने के बाद कैश में कन्वर्ट करना, ये क्या कहलाता है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल, सॉरी, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल। और नेट ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है? जो आपका ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल है उसमें से क्रेडिटर डेफरल पीरियड को क्या कर देना है? लेस कर देना है। आई एम रिपीटिंग, ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल का मतलब होता है रॉ मटेरियल से लेके उसको फिनिश प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके फिर उसको सेल में कन्वर्ट करके वापस कैश में कन्वर्ट करना। इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम पीरियड लगता है उसको बोलते हैं ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल, और यू कैन से ऑपरेटिंग साइकिल। अगर ग्रॉस ना लिख के आपको सिर्फ ऑपरेटिंग साइकिल लिखा है तो भी यही मीनिंग रहेगा, सेम। अगर नेट लिखा है तो नेट में से जो क्रेडिटर डेफरल पीरियड होता है, यानी कि जैसे आप अपने डेटर्स को टाइम पीरियड देते हो, इसी तरह से अगर आपने रॉ मटेरियल क्रेडिट पे परचेज किया है तो क्रेडिटर ने भी आपको कुछ टाइम पीरियड दिया होगा, यानी कि कितने टाइम पीरियड में आप क्रेडिटर को पेमेंट करते हो उसको वो क्या बोलते हैं? क्रेडिटर डेफरल पीरियड। ठीक है ना? तो अगर आप ग्रॉस ऑपरेटिंग साइकिल में से क्रेडिटर डेफरल पीरियड लेस कर देते तो क्या जाता है? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। यानी कि इसमें हमें ज्यादा बेटर कैश की सिचुएशन पता चल रही है कि कितने टाइम में जो कैश है वो कन्वर्ट होके हाथ में वापस आ रहा है। तो यहाँ पे पूछा था लाइन टाइम बिटवीन द फर्म्स एक्चुअल कैश एक्सपेंडिचर एंड इट्स ओन कैश रिसिप्ट, यानी कि फर्म ने जितना कैश एक्सपेंडिचर किया है और जितना कैश रिसिप्ट किया है उस ड्यूरेशन को क्या कहते हैं? नेट ऑपरेटिंग साइकिल। क्लियर है? कैश कन्वर्जन इज जस्ट लाइक वर्किंग कैपिटल। और वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल वही होता है कि आप वही पैसा लगा के फिर उस पैसे से आपका वापस कैश बैक आता है, फिर आगे की डे टू डे एक्टिविटी के लिए, यानी कि वर्किंग कैपिटल के लिए आपके पास मनी आ जाती है, फिर आप उस पैसे को यूज करते हो। एंड इस पूरे प्रोसेस में जो टाइम पीरियड होता है वो क्या होता है? वर्किंग कैपिटल साइकिल। Moving on the next question, question number 567. Dash is the price at which the bond is traded in the stock exchange. जो बॉन्ड्स हैं वो स्टॉक एक्सचेंज में किस प्राइस पे ट्रेड किए जाते हैं? देखिए, बॉन्ड हो चाहे शेयर्स हो चाहे डिबेंचर्स हो, अगर आप बात करते हो स्टॉक एक्सचेंज की तो जितनी भी सिक्योरिटीज स्टॉक एक्सचेंज में ट्रेड होती है all traded at its market price, means option number C is the right answer. Moving on the next question, question number 568. Dash enhance the market value of share and therefore equity capital is not free of cost. भाई, जो शेयर की मार्केट वैल्यू है उसको क्या इनहेंस करता है जिसकी वजह से इक्विटी कैपिटल जो है कॉस्ट फ्री नहीं है, यानी कि इसकी भी कुछ कॉस्ट होती है। इक्विटी कैपिटल की कॉस्ट क्या होती है? डिविडेंड। कैसे होती है? क्योंकि डिविडेंड के ऊपर इक्विटी शेयर का प्राइस डिपेंड करता है। अगर कोई कंपनी रेगुलर डिविडेंड देती है तो उसका मार्केट में प्राइस स्टेबल रहता है। अगर कोई ग्रोइंग डिविडेंड देती है, यानी कि हर साल दे रही है और डिविडेंड बढ़ता भी जा रहा है, तो उसका प्राइस अप होगा। अगर कोई कंपनी
डिविडेंड नहीं देती या लेस डिविडेंड देती है तो उसके शेयर का प्राइस क्या होगा, डाउन होगा। यानी कि जो शेयर के ऊपर डिविडेंड पे किया जाता है उसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता है मार्केट वैल्यू ऑफ शेयर पर। दैट्स व्हाई डिविडेंड इज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 569। In dash approach, the capital structure decision is relevant to value of the firm. इनमें से किस में जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो वैल्यू ऑफ द फर्म के रेलेवेंट है? यानी कि इनमें से कौन सी अप्रोच ये कहती है कि किसी भी कंपनी के कैपिटल स्ट्रक्चर का उस कंपनी की वैल्यू के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है। देखिए, अगर मैं बात करूं नेट ऑपरेटिंग इनकम और मिलर एंड मुदगिलानी अप्रोच की, तो दोनों के दोनों मेथड क्या हैं, इररेलेवेंट है। मींस दोनों के दोनों मेथड ये कहते हैं कि वैल्यू ऑफ द फर्म और कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई रिलेशन नहीं है। दीज टू आर इररेलेवेंट थ्योरी। तो रेलेवेंट कौन सा हो गया, नेट ऑफ इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच कहती है कि कैपिटल स्ट्रक्चर का डायरेक्टली वैल्यू ऑफ द फर्म पर इंपैक्ट पड़ता है। तो क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए। और ट्रेडिशनल अप्रोच इज ऑल्सो कोल्ड रेलेवेंट। कई बार ट्रेडिशनल को भी रेलेवेंट में काउंट किया जाता है, बट अगर आपको ट्रेडिशनल और नेट इनकम में से रेलेवेंसी को अप्रोच किया जाए तो यू शुड गो फॉर नेट। आई एम रिपीटिंग, अगर ऑप्शन में ट्रेडिशनल भी होता और बोथ का कोई ऑप्शन नहीं होता नेट इनकम और ट्रेडिशनल के लिए, तो यू शुड गो फॉर नेट इनकम अप्रोच। क्लियर है? क्योंकि ट्रेडिशनल में एक क्लोज होता है कि एक ऑप्टिमम स्ट्रक्चर होता है जहां पे जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो मैक्सिमम होती है एक पर्टिकुलर कैपिटल स्ट्रक्चर पे। ठीक है? जो आपकी नेट इनकम अप्रोच है और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच है, दोनों की दोनों अप्रोच किसने दिए, डूरेंट ने। क्लियर है इतना? तो हमारा क्वेश्चन पूछा था इररिलेवेंट, इररिलेवेंट कौन है, नेट इनकम अप्रोच। मींस ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेट ऑपरेटिंग एंड मिलन एंड मुदगलानी और यू कैन से एमएम अप्रोच जो है वो क्या है, इररिलेवेंट। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 570। Dash refers to a firm's holding some cash to meet its routine expenses that are incurred in the ordinary course of business. अपनी रूटीन एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए जो कैश होल्ड करती है फर्म, कंपनी, उसको क्या कहेंगे, स्पेकुलेटिव मोटिव, ट्रांजिटिव मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, कंपनसेटिंग मोटिव। पहले ध्यान से समझ लीजिए, आंसर आप खुद दे देंगे। स्पेकुलेटिव मोटिव होता है कि कोई भी अपॉर्चुनिटी अगर फ्यूचर में अराइज होती है तो इतना पैसा होल्ड करके रखो, इतना कैश होल्ड करके रखो कि आप उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाओ। तो इस थॉट के साथ जो पैसा होल्ड किया जाता है उसे क्या कहते हैं, स्पेकुलेटिव मोटिव। ट्रांजैक्शन मोटिव क्या होता है, ट्रांजैक्शन मोटिव होता है डे टू डे एक्टिविटीज के लिए, यानी कि बिजनेस में जो डे टू डे एक्सपेंडिचर होता है उसके लिए कैश को होल्ड करके रखना ताकि किसी भी टाइप की कोई प्रॉब्लम ना आए, उसको बोलते हैं ट्रांजैक्शन मोटिव। प्रिकॉशनरी मोटिव अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर के लिए, कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जो अनएक्सपेक्टेड है, यानी कि हमें नहीं पता, हो सकता है फ्यूचर में और नहीं भी हो सकता, तो उसकी प्रिपरेशन पहले से करके रखनी है और उसके लिए जो हम कैश होल्ड करके रखते हैं प्रिकॉशनरी, उसको क्या कहते हैं, प्रिकॉशनरी मोटिव। कंपनसेटिंग मोटिव क्या होता है, बैंक जो सर्विस प्रोवाइड करता है उन सर्विसेज के लिए जो पेमेंट की जाती है वो होता है कंपनसेटिंग मोटिव। बैंक ने जो भी फैसिलिटी प्रोवाइड की है उन बैंकिंग फैसिलिटी के लिए जो पेमेंट की जाती है उसे क्या कहते हैं, कंपनसेटिंग मोटिव। अब यहाँ पे डे टू डे एक्टिविटी की बात हो रही है, इसका मतलब क्या होगा, ट्रांजैक्शन मोटिव। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये जो आपके स्पेकुलेटिव, ट्रांजेक्टिव, प्रिकॉशनरी, ये किसने दिए हैं, ये मोटिव आपके दिए हैं केन्स ने। क्लियर? मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 571। Consider the below mentioned statement. A company is considered to be overcapitalized when its actual capitalization is lower than the proper capitalization as warranted by the earning capacity. एक कंपनी को ओवर कैपिटलाइज तब कहा जाता है जब उसकी एक्चुअल कैपिटलाइजेशन जो है वो कम है प्रॉपर कैपिटलाइजेशन से, जो कि
उसकी अर्निंग एफिशिएंसी के बेस पे डिसाइड की जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, दिस इज द रॉन्ग स्टेटमेंट। जो ओवर और अंडर कैपिटलाइजेशन है वो फर्म की कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है, इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी के ऊपर डिपेंड करती है। अगर कोई फर्म अपने शेयर्स होल्डर को प्रॉपर डिविडेंड नहीं दे पाती, डिबेंचर और बॉन्ड होल्डरों को टाइमली इंटरेस्ट नहीं पे कर पाती, तो उसकी कैपिटल क्या कही जाती है, ओवर कैपिटलाइज। यानी कि अगर एक कंपनी कैपेबल है अपने शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देने के लिए, डिबेंचर्स और लोन के ऊपर इंटरेस्ट देने के लिए, तो उसकी एक स्टेबल कैपिटलाइज है। अगर उसके पास ज्यादा एफिशिएंसी है तो वो अंडर कैपिटलाइज है, और उसके पास अगर कम एफिशिएंसी यानी कि वो दे नहीं पाती इंटरेस्ट, तो वो क्या है, ओवर कैपिटलाइज। तो ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा, बोथ ओवर कैपिटलाइज एंड अंडर कैपिटलाइज आर डिटरमिनेंटल टू द इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, और साथ में ऐड कर सकते हो कि इंटरेस्ट पेमेंट और डिविडेंड पेमेंट कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है ओवर कैपिटलाइजेशन एंड अंडर कैपिटलाइजेशन। यानी कि फर्स्ट क्या हो गया, फॉल्स, और सेकंड क्या हो गया, ट्रू। तो ये कहां पर है सिचुएशन, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 572. Consider the below mentioned statement. The dividend are not cumulative for equity shareholder. That's why they cannot be accumulated and distributed in the later year. Accumulation का मतलब होता है इकट्ठा। मान लो एक साल कंपनी की अर्निंग कम है तो वो डिविडेंड इकट्ठा हो जाएगा और अगले साल वो दिया जाएगा। तो इक्विटी शेयर होल्डर में ऐसा नहीं होता। कुछ स्पेसिफिक क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होते हैं जिसमें ऐसा होता है कि अगर कंपनी की अर्निंग कम होती है तो वो डिविडेंड इकट्ठा हो जाता है, और जब कंपनी की अर्निंग ज्यादा होती है तो उस करंट ईयर का और पिछले एक्यूमुलेटेड ईयर का जो डिविडेंड है वो दिया जाता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। ठीक है, और क्यूमुलेटिव डिविडेंड अगर 2 साल तक नहीं दिया गया, कुछ क्यूमुलेटिव अगर प्रेफरेंस शेयर है और उन प्रेफरेंस शेयर को 2 ईयर तक अगर डिविडेंड नहीं दिया जाता, तो उनको जैसी इक्विटी शेयर होल्डर को पावर होती है उस टाइप की पावर कुछ कुछ गेट होनी स्टार्ट हो जाती है। क्लियर है, यानी कि पार्टिसिपेटिव पावर उनको मिल जाती है। तो इसने नोट कहा है, इसका मतलब ये सही बात है कि भाई उसने कहा है द डिविडेंड आर नॉट क्यूमुलेटिव फॉर इक्विटी शेयर होल्डर, दैट्स व्हाई दे कैन नॉट बी एक्यूमुलेटेड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड। दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। डिविडेंड आर टैक्सेबल, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट। इफ वी आर टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट, तो इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इनकम टैक्स अथॉरिटी के अकॉर्डिंग जो आपका इंडिविजुअल है और जो HUF है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, उसके हैंड में जो डिविडेंड है वो डिविडेंड क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। डिविडेंड कैसा होता है, टैक्स फ्री। ठीक है, आई एम रिपीटिंग, डिविडेंड कैसा होता है, इसमें टैक्स फ्री होता है। किसमें, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट इंडियन कॉन्टेक्स्ट। किसके लिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए डिविडेंड क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। क्योंकि कंपनी क्या करती है, पहले कॉर्पोरेट टैक्स देती है, और कॉर्पोरेट टैक्स देने के बाद जितना परसेंटेज डिविडेंड डिक्लेयर किया जाता है उस अमाउंट के ऊपर, यानी कि जो डिविडेंड की अमाउंट होती है उस अमाउंट के ऊपर कंपनी डिविडेंड टैक्स देती है। इसलिए जब डिविडेंड टैक्स करने के बाद वो जो अमाउंट है, सपोज निकाला एक पर्टिकुलर परसेंटेज और 100 करोड़ है डिविडेंड अमाउंट, और उसमें से सपोज 10% टैक्स दिया या जितना भी जो भी प्रीवेलिंग रेट होती है, तो ये 90 करोड़ जो है जो डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा शेयर होल्डर के हाथ में, तो ये क्या होगा, टैक्स फ्री होगा। तो सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स है, फर्स्ट ट्रू है। कहां पे है देखिए, फर्स्ट ट्रू सेकंड फॉल्स, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 573. Dash and dash carry a fixed rate of interest and are to be paid off irrespective of the firm's revenue. जो कौन है जो दो चीजें इनमें से ऑप्शन में से चूज करनी है जिनकी फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होती है और जिनको रेवेन्यू के कंसर्न में नहीं, उनको पेड ऑफ किया जाता है, यानी कि कंपनी को रेवेन्यू हुआ या नहीं हुआ, प्रॉफिट हुआ या नहीं हुआ, ये बॉदर नहीं करता, उनको पेमेंट करनी ही पड़ती है। तो डिबेंचर और डिविडेंड होगा।
डिबेंचर बॉन्ड होगा, डिविडेंड बॉन्ड होगा, डिविडेंड ट्रेजरी नोट होगा। देखिए जहां डिविडेंड है मतलब आंख बंद करके काट दीजिए, क्योंकि डिविडेंड जिन चीजों पे दिया जाता है वो तभी दिया जाएगा जब कंपनी को प्रॉफिट होगा, रेवेन्यू होगा। अब फिक्स किस पे है? डिबेंचर और बॉन्ड पे। डिबेंचर और बॉन्ड की फिक्स रेट होती है, प्रेफरेंस शेयर की भी फिक्स रेट होती है, लेकिन इनको तभी प्रॉफिट का पार्ट मिलता है जब कंपनी को क्या होगा? प्रॉफिट होगा। लेकिन डिबेंचर और बॉन्ड पे चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, कुछ भी हो, इनका जो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इनको गेट होता ही होता है। तो क्या हो जाएगा? डिबेंचर एंड बॉन्ड कैरी अ फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड आर टू बी पेड ऑफ irrespective of the firm's revenue. Option number B is the right answer. Moving on the next question, question number 574. Credit policy of every company is largely influenced by dash and dash. कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी किसके ऊपर डिपेंड करती है? लिक्विडिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। कितनी लिक्विड चीजें हैं कंपनी के पास? लिक्विडिटी समझते हैं ना, रेडी कैश या फिर इजिली कन्वर्टेड इनटू कैश, और कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी उसके ऊपर उसकी क्रेडिट पॉलिसी डिपेंड करती है। यानी कि हमारी सिचुएशन में क्या आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 575, विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट इंप्रूव द करंट रेशियो? इनमें से कौन करंट रेशियो को इंप्रूव नहीं करेगा? नोट। चलिए देखते हैं। बोरो शॉर्ट टर्म लोन टू फाइनेंस एडिशनल फिक्स एसेट। देखिए करंट रेशो होता क्या है? सबसे पहले तो आपको करंट रेशो पता होना चाहिए। करंट रेशो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटीज। अब आपको कह रहा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस बोरो किया है, यानी कि लायबिलिटी बढ़ गई है, और फिक्स एसेट के लिए किस लिए करंट लायबिलिटी बढ़ाई है? फिक्स एसेट परचेज करने के लिए। तो रेशो में अगर बात करें तो कहाँ इंपैक्ट पड़ा? सिर्फ लायबिलिटी बढ़ी है। अगर डिनोमिनेटर बड़ा है, न्यूमरेटर सेम है, तो क्या होगा? इंप्रूव नहीं होगा, क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो जब भी कोई रेशो आप पढ़ते हो तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना। अगर मैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की बात करती हूँ, तो अगर किसी का डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ है, तो इस सिचुएशन में रेशो क्या होगा? रेशो होगा डिक्रीज। अगर डिनोमिनेटर क्या है? डिक्रीज हुआ है, डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है, तो रेशो क्या होगा? इंक्रीज। अगर हम बात करें न्यूमरेटर की, इसी तरह से अगर न्यूमरेटर इंक्रीज हुआ है तो ऑब्वियसली क्या होगा? रेशो भी होगा इंक्रीज। अगर डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है तो रेशो भी क्या होगा? डिक्रीज। अगर सिर्फ न्यूमरेटर में चेंज आया है। अगर दोनों में सेम चेंज आया हो, यानी कि न्यूमरेटर में से भी एक फिक्स वैल्यू माइनस हुई हो और डिनोमिनेटर में से भी एक फिक्स वैल्यू माइनस हुई हो, तो क्या होता है? डिक्रीज। ठीक है। और अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में एक फिक्स वैल्यू प्लस हुई हो तो वो क्या होता है? इंक्रीज। अब यहां से आप आइडिया लगा सकते हो, आपने बोरो किया है एडिशनल फिक्स एसेट के लिए, तो फिक्स एसेट आई है, यहाँ पे हमारे पास करंट होती है, लायबिलिटी बढ़ी है, यानी कि डिनोमिनेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर बढ़ा है, तो इसका मतलब रेशो क्या होगा? डिक्रीज, यानी कि इंप्रूव नहीं होगा। तो उसने नोट इंप्रूव पूछा था, यहाँ पे तो पढ़ते ही पता चल गया कि यही आंसर है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बाकी भी देख लेते हैं। इशू ऑफ लॉन्ग टर्म डेब्ट टू बाय इन्वेंट्री। लॉन्ग टर्म डेब्ट यानी कि लॉन्ग टर्म लायबिलिटी बढ़ी है, शॉर्ट टर्म नहीं बढ़ी, इन्वेंट्री परचेज करने के लिए, यानी कि करंट एसेट्स बढ़ी है, न्यूमरेटर बढ़ा है, डिनोमिनेटर में कोई चेंज नहीं आया, रेशो क्या होगा? इंक्रीज, इंप्रूव। सेल फिक्स एसेट टू रिड्यूस अकाउंट पेबल। फिक्स एसेट सेल कर दी अकाउंट पेबल पे करने के लिए, तो फिक्स एसेट गई है, करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ा, और अकाउंट पेबल यानी कि करंट लायबिलिटी क्या हो गई? डिक्रीज। डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है, इट मीन्स रेशो इंक्रीज। नन ऑफ दिस। ठीक है, क्लियर है? तो हमारा क्वेश्चन जो पूछा था उसका आंसर क्या हो गया था? ए। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 576। क्लियर है? ए कंपनी कैन इंप्रूव लोअर इट्स डेब्ट टू टोटल एसेट रेशो बाय डूइंग विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए अगर हम इंप्रूव की बात करते हैं तो हर किसी में इंप्रूव की डेफिनेशन अलग अलग होगी एज पर रेशो।
अगर आप डेप्ट और टू टोटल एसेट रेशो की बात कर रहे हो तो डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो में अगर ये कम होता है तो क्या होता है, इंप्रूव। आपको क्लियरिटी के लिए लिख दिया है, लेकिन अगर क्वेश्चन में नहीं लिखा हो तो भी आपको ध्यान रखना है कि किस रेशो में बढ़ने से इंप्रूवमेंट होगी और किस रेशो के कम करने से उसमें इंप्रूवमेंट नहीं होगी। ठीक है, तो डेप्ट टू टोटल रेशो की बात हो रही है, तो डेप्ट टू टोटल रेशो में ये कह रहा है कि किससे इंप्रूव होगा या किस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन से वो क्या होगा, इंप्रूव होगा। इंप्रूव और लोअर मीन्स द सेम इन केस ऑफ डेप्ट टू टोटल एसेट। बोरो मोर, ज्यादा और उधार लेने से, देखिए बोरो करोगे तो डेप्ट बढ़ेगा, डेप्ट बढ़ेगा, न्यूमरेटर बढ़ेगा, डिनोमिनेटर सेम रहेगा, तो उससे क्या होगा, इंप्रूवमेंट नहीं होगी। शिफ्ट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, देखिए लाइबिलिटी का लाइबिलिटी में शिफ्ट हो रहा है, इससे इस रेशो के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। सेल कॉमन स्टॉक, स्टॉक को बेच के जो पैसा है उससे आप अपनी लाइबिलिटी को पे ऑफ कर सकते हो, तो इससे आपका जो डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो वो क्या हो जाएगा, इंप्रूव। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 577, डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो इज 4.4, व्हाट इज द डेप्ट टू इक्विटी रेशो। देखिए डेप्ट टू टोटल एसेट रेशो आपको गिवन है 0.4, यहां से आप डेप्ट निकालोगे तो क्या आ जाएगा 0.4 इंटू टोटल एसेट। डेप्ट टू इक्विटी रेशो, डेप्ट और इक्विटी को क्या लिख सकते हो, टोटल एसेट्स माइनस डेप्ट। अगर टोटल एसेट्स में से डेप्ट को लेस कर दो टोटल डेप्ट्स को तो क्या आ जाती है, इक्विटी। तो यहाँ पे अगर हम इस रेशो की बात करें, ये रेशो हमें निकालना है तो इसकी हेल्प से आसानी से निकाल सकते हो। डेप्ट क्या है आपका, डेप्ट है आपका 0.4 TA, यानी कि टोटल एसेट। यहाँ पे टोटल एसेट माइनस डेप्ट, डेप्ट क्या है 0.4 TA। सोल्व करोगे TA कॉमन लेके कट जाएगा, ऊपर क्या आएगा 0.4 और नीचे आ जाएगा 0.6, पॉइंट से पॉइंट कट, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, कट करोगे 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, 3 6 जा 18, चलता जाएगा, यानी कि 0.667। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर, क्योंकि कुछ और तो दिया नहीं है जिसको आप सोचोगे तो नॉर्मल सिनेरियो से इसको सोल्व कर। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 578, प्रेफरेंस शेयर होल्डर claim on assets and income of a firm come those of creditor, those of common shareholder। प्रेफरेंस शेयर होल्डर का जो एसेट पर क्लेम है और जो फर्म की इनकम पर क्लेम है वो कॉमन शेयर होल्डर, कॉमन मीन्स इक्विटी शेयर होल्डर के कंसर्न में क्या उसकी पोजीशन होगी, बिफोर, ऑल्सो बिफोर, यानी कि एसेट पर कॉमन शेयर से पहले मिलेगा, क्रेडिटर से पहले मिलेगा, क्या सिचुएशन होगी आपको बताना है। देखिए अगर हम बात करते हैं क्लेम ऑफ एसेट और इनकम पर, तो क्रेडिटर के आफ्टर मिलता है। प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जो क्लेम है वो क्रेडिटर और डेटर्स और डेब्ट्स, सॉरी क्रेडिटर्स और डिबेंचर्स होल्डर, लोन, इन सबके बाद मिलता है, यानी कि आफ्टर। और कॉमन स्टॉक मीन्स इक्विटी से पहले, इक्विटी से पहले प्रायोरिटी इनको मिलती है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड प्रेफरेंस शेयर। क्रेडिटर के आफ्टर, इक्विटी से पहले, तो क्या पोजीशन होगी उनकी, ऑप्शन नंबर बी, आफ्टर क्रेडिटर एंड बिफोर इक्विटी शेयर होल्डर और कॉमन शेयर होल्डर। क्लियर, मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 579, इन फाइनेंस वर्किंग कैपिटल मीन्स द सेम थिंग एज, ये तो सभी को पता होगा, फाइनेंस में वर्किंग कैपिटल का मीनिंग क्या होता है, करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 580, which assets liability combination would most likely result in firm having the greatest risk of technical insolvency। इनमें से कौन सा कॉम्बिनेशन चूज करने के बाद कंपनी को ग्रेटेस्ट रिस्क होगा टेक्निकल इंसॉल्वेंसी का। इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड लोअरिंग करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटी को बढ़ा के और करंट एसेट्स को इंक्रीज करके और करंट लायबिलिटी को कम करके। इंक्रीज इन करंट एसेट्स वाइल एंकर्ड मोर करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी इंक्रीज करो
और इंक्रीज करके करंट एसेट्स को इंक्रीज करो और करंट लायबिलिटी को भी उनके कंसर्न में इंक्रीज करो। रिड्यूसिंग करंट एसेट्स, इंक्रीजिंग करंट लायबिलिटी एंड रिड्यूसिंग लॉन्ग टर्म डेप्ट। लॉन्ग टर्म डेप्ट को कम कर दो, करंट एसेट्स को कम कर दो और करंट लायबिलिटी को बढ़ा दो। रिप्लेसिंग शॉर्ट टर्म डेप्ट विद इक्विटी, शॉर्ट टर्म डेप्ट को इक्विटी में कन्वर्ट कर दो। देखिए बाकी से इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप करंट एसेट्स को कम कर दोगे, लायबिलिटी को बढ़ा दोगे करंट को, और लॉन्ग टर्म डेप्ट को कम कर दोगे, तो जो करंट पे आउट है, क्योंकि करंट लायबिलिटी पे करनी होती है विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड, विद इन वन अकाउंटिंग पीरियड में इनको पे ऑफ करना होता है। अगर ये ज्यादा होंगी तो करंट ईयर यानी कि जो बर्डन है पे ऑफ का वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि लॉन्ग में सिर्फ अभी शॉर्ट रन में उसका इंटरेस्ट ही पे करना है। तो ये टेक्निकल इंसॉल्वेंसी किस सिचुएशन में आ सकती है? अगर करंट एसेट रिड्यूस होंगी, करंट लायबिलिटी बढ़ेंगी और लॉन्ग टर्म डेप्ट भी रिड्यूस होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 581. Which of the following illustrate the use of hedging or matching approach to financing? Hedging और matching approach डेरिवेटिव मार्केट का वर्ड है। डेरिवेटिव मार्केट में अपनी पोजीशन को सेव करने के लिए जो कॉल और पुट ऑप्शन होते थे उसकी अपोजिट पोजीशन जो है इन्वेस्टर और जो भी इन्वॉल्विंग पार्टी है वो परचेज कर लेता था। मैंने कि ट्रेड ऑफ जैसी सिचुएशन क्रिएट करनी है जिससे नो प्रॉफिट नो लॉस की सिचुएशन क्रिएट हो जाए, यानी कि एक तरह का लॉस दूसरी तरफ से उसको राइट ऑफ करने की कोशिश की जाती थी। तो आपसे पूछा इनमें से कौन सी सिचुएशन में हेजिंग और मैचिंग अप्रोच शो हो रही है। शॉर्ट टर्म एसेट फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, शॉर्ट टर्म एसेट के लिए लॉन्ग टर्म लायबिलिटी लो, यानी कि सपोज आप एसेट परचेज कर रहे हो तो उसके लिए आपने डेब्ट या लोन लिया है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परमानेंट वर्किंग कैपिटल फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, जो परमानेंट वर्किंग कैपिटल है उसको आप लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से फाइनेंस करो। शॉर्ट टर्म एसेट फाइनेंस विद इक्विटी, शॉर्ट टर्म एसेट्स को आप इक्विटी से फाइनेंस करो। All assets finance with 50% equity and 50% long term mixtures। तो आपको देखना है इसमें से कौन सी ऐसी सिचुएशन है जो हेजिंग करेगी। तो हेजिंग कौन सी कर रही है? परमानेंट कैपिटल वाली। क्यों? देखिए परमानेंट कैपिटल वो है, वर्किंग कैपिटल वो है जो डे टू डे एक्टिविटी के लिए चाहिए, और कुछ पैसा अगर ब्लॉक होता है तो वो परमानेंट है, यानी कि इतना पैसा तो हमेशा ब्लॉक होगा ही होगा डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। तो जब ऐसा पैसा जो कि परमानेंट ब्लॉक हो रहा है तो उसको शॉर्ट टर्म सोर्सेज से फाइनेंस करना रिस्की होता है। तो ऐसी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को किससे करना चाहिए फाइनेंस? लॉन्ग टर्म लायबिलिटी से। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 582। In deciding the appropriate label of current assets for the firm, management is confronted with। अगर ये डिसाइड करना है कि करंट एसेट्स का क्या लेबल होगा, कितनी करंट एसेट्स किसी कंपनी में रखनी चाहिए, तो कौन सा तरीका अडॉप्ट करना चाहिए? अ ट्रेड ऑफ बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड रिस्क, प्रॉफिटेबिलिटी और रिस्क के बीच में ट्रेड ऑफ करो। लिक्विडिटी और मार्केटेबिलिटी के बीच में ट्रेड ऑफ, इक्विटी और डेब्ट के बीच में एक ट्रेड ऑफ बैलेंस बना के रखो। शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म, देखिए अगर बात होती है करंट एसेट्स की तो कितनी करंट एसेट्स का लेवल होगा ये डिपेंड करता है प्रॉफिटेबल और रिस्क पे। ठीक है, अगर प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है तो आप जा सकते हैं करंट एसेट्स के लिए, रिस्क हाई है तो भी आप उसके लिए जा सकते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि कहीं ऐसा ना हो नियर फ्यूचर में आपको बिजनेस शट डाउन करना पड़ जाए, क्योंकि लॉन्ग टर्म एसेट में आपको अच्छा खासा पैसा यानी कि संक कॉस्ट बियर करनी पड़ती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 583। परमानेंट वर्किंग कैपिटल, परमानेंट वर्किंग कैपिटल कहां से फाइनेंस करनी चाहिए? वरीज विद सीजनल नीड, सॉरी परमानेंट वर्किंग कैपिटल इनमें से किसको सेटिस्फाई कर रहा है? परमानेंट वर्किंग कैपिटल सीजन के अनुसार बदलती है। इंक्लूड फिक्स एसेट्स, परमानेंट वर्किंग कैपिटल में फिक्स एसेट्स होती है। इट इज द अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट द फर्म्स लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। इंक्लूड अकाउंट्स पेबल। तो
वर्किंग कैपिटल क्या होगा? अमाउंट ऑफ करंट एसेट्स रिक्वायर्ड टू मीट द लॉन्ग टर्म मिनिमम नीड्स। लॉन्ग टर्म की नीड्स को फुलफिल करने के लिए जो कुछ पैसा करंट एसेट्स में ब्लॉक करना है वो क्या है? यहाँ पे आपकी परमानेंट वर्किंग कैपिटल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 584. Marketable securities are primarily. मार्केटेबल सिक्योरिटीज क्या होता है? सबसे पहले तो समझ लीजिए मार्केटेबल सिक्योरिटी है क्या। मार्केटेबल सिक्योरिटीज जो है अनरिस्ट्रिक्टेड फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि पब्लिक ऐसी सिक्योरिटी होल्ड करना है जिसे पब्लिक स्टॉक एक्सचेंज में या पब्लिक बॉन्ड एक्सचेंज में आसानी से सोल्ड किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कॉमन स्टॉक, आपके पास स्टॉक है उसको बेच के पैसा ले सकते हो। कमर्शियल पेपर शॉर्ट टर्म, बैंकर एक्सेप्टेंस है, बीआर है, ट्रेजरी बिल है। इसी तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है जिसका पैसा आप फटाफट गेट कर पाओगे वो क्या है? आपका मार्केटेबल सिक्योरिटी। तो ये मार्केटेबल सिक्योरिटी के आइटम कैसी है? शॉर्ट टर्म डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, यानी कि कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। Moving on the next question, question number 585. Which of the following marketable security is the obligation of commercial bank? इनमें से कमर्शियल बैंक का ऑब्लिगेशन कौन सा है? नेगोशिएबल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज द obligation of a commercial bank. Option number B is the right answer. Moving on the next question, question number 586. कॉस्ट ऑफ नॉट कैरिंग इनफ इन्वेंट्री इंक्लूड। अगर कंपनी इनफ इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं करती है, होल्ड नहीं करती है, तो वो कैसी कॉस्ट बियर करेगी? लॉस सेल्स। उसकी मान लो सपोज सडनली डिमांड बढ़ जाती है और उसके पास स्पेयर में स्टॉक नहीं है तो उसकी क्या होगी? सेल कम हो जाएगी। वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी सेल बढ़ाने की, उसको ग्रैब नहीं कर पाएगी। कस्टमर डिसअपॉइंटमेंट, सपोज कस्टमर उसके माल की और उसके गुड्स की, किसी प्रोडक्ट की, सर्विस की ज्यादा डिमांड कर रहा है, वो अवेलेबल नहीं है, तो कस्टमर क्या हो जाएंगे? डिसअपॉइंट हो जाएंगे। पॉसिबल वर्कर ले ऑफ, भाई अगर काम नहीं है या डिमांड कम है तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करके स्टॉक में भी रखा जा सकता है ताकि जब डिमांड इंक्रीज हो तो उसको सोल्ड आउट किया जा सके। तो वर्कर के पास कुछ ना कुछ काम रहेगा। लेकिन अगर इनफ इन्वेंट्री कंपनी होल्ड करके नहीं रखती तो वर्कर ले ऑफ हो जाएगा, लोगों की जॉब चली जाएगी, वर्कर को निकाल दिया जाएगा। तो तीनों की तीनों कॉस्ट हो सकती हैं कैरिंग नॉट कैरिंग इनफ इन्वेंट्री। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 587. इंक्रीजिंग द क्रेडिट पीरियड फ्रॉम 30 to 60. कंपनी जो क्रेडिट पीरियड देती थी कि भाई इतने दिनों में आपको हमारा पैसा वापस करना है, उस पीरियड को 30 डेज से बढ़ा के 60 डेज कर दिया गया है इन रिस्पॉन्स टू अ सिमिलर एक्शन टेकन बाय द आवर कॉम्पिटिटर्स। क्यों कॉम्पिटिटर ने बढ़ाया है इसलिए हमने भी जो है क्रेडिट पीरियड बढ़ा दिया। वुड लाइकली रिजल्ट इन, इस क्रेडिट पीरियड इंक्रीज करने की वजह से क्या चेंजेस आएंगे? एन इंक्रीज इन द एवरेज कलेक्शन पीरियड, एवरेज कलेक्शन पीरियड बढ़ जाएगा। डिक्रीज इन बैड डेब्ट्स लॉसेस, बैड डेब्ट्स के लॉसेस कम हो जाएंगे। सेल इंक्रीज हो जाएगी, हायर प्रॉफिट हो जाएगा। देखिए अगर आप क्रेडिट पीरियड बढ़ाओगे तो इनडायरेक्ट वे से सेल भी बढ़ेगी, लेकिन आपको टेक्निकल आंसर देना है। ये दोनों तो कहीं से भी सेटिस्फाई नहीं कर रहे, लेकिन जब आप पढ़ते हो तो आप दो जगह फंसते हो, ऑप्शन नंबर ए एंड सी। तो आपको देखना है कि टेक्निकली कौन सही लगता है। सेल पर जो है इनडायरेक्ट इंपैक्ट पड़ेगा, लेकिन सबसे पहले डायरेक्ट इंपैक्ट किस पे पड़ेगा? एन इंक्रीज इन द एवरेज कलेक्शन पीरियड। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एग्जाम में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसके दो दो आंसर होते हैं, वो डिपेंड करता है बोर्ड के ऊपर वो किसको प्रेफर करता है। अभी आप इसमें एक और क्वेश्चन ऐसा आएगा, द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। इनमें से सब कुछ कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंसर्न में करेक्ट है, सही है, एक्सेप्ट एक को छोड़कर। द मिनिमम रेट दैट अ फर्म शुड अर्न ऑन अ इक्विटी फाइनेंस पार्ट ऑफ द इन्वेस्टमेंट। भाई इक्विटी शेयर होल्डर भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो कंपनी को मिनिमम रेट अर्न करनी चाहिए, ऑब्वियसली इक्विटी फाइनेंस के लिए जरूरी है। A return on equity finance portion of investment that at worst leaves the market price of the stock unchanged। ध्यान दीजिएगा,
a return on equity finance portion of an investment that at worst leaves the market price of the stock unchanged. अगर रिटर्न मिलता है और ऐसा रिटर्न मिला है जिसकी वजह से उसका मार्केट प्राइस चेंज नहीं हो रहा, यानी कि इनडायरेक्टली आप ऐसे समझ सकते हो इसको कि जो डिविडेंड है उसका शेयर के मार्केट प्राइस के ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, वही चीज ये भी बता रहा है. देन सी, बाय फार द मोस्ट डिफिकल्ट कंपोनेंट कॉस्ट टू एस्टिमेट. इक्विटी शेयर की जो कॉस्ट है उसको एस्टिमेट करना मुश्किल है. यस, चेंज होती रहती है. कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी और पॉलिसी की कितना डिविडेंड डिक्लेयर करना है, कितना रिटेन अर्निंग रखनी है, उसकी वजह से ये अर्निंग जो है इनकी फ्लैक्चुएट होती रहती है. जनरली लोअर देन द बिफोर टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट. जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो टैक्स कॉस्ट ऑफ डेब्ट से लोअर होती है. ये हमेशा नहीं होता. टेक्निकली अगर प्रॉफिट हाई होगा तो इक्विटी शेयर होल्डरों को ज्यादा पे होगा और डिबेंचर होल्डर को एक फिक्स रेट पे होगी. भाई डिबेंचर होल्डर को ये फायदा है कि कंपनी को प्रॉफिट कम हो या ज्यादा हो, इनको मिलना ही मिलना है या लॉस भी हो. लेकिन अगर कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट होगा तो डिविडेंड ज्यादा मिलेगा, यानी कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई होगी. अगर आपका प्रॉफिट कम होगा तो उनको कम पे करना पड़ेगा. लेकिन ऐसा नहीं होता जनरली कि हमेशा इसकी कॉस्ट क्या रहे, लेसर रहे. ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर. मूविंग ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 589. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट. इसमें से फाइनेंशियल मैनेजमेंट की कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? एलोकेशन ऑफ फंड टू करंट एंड कैपिटल एसेट, obtain the best mix of financing alternatives, preparation of the firm's accounting statement, development of an appropriate dividend policy. डिविडेंड पॉलिसी बनाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है. obtaining mix of financing alternative फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है. एलोकेशन ऑफ फंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम है. लेकिन अकाउंटिंग स्टेटमेंट बनाना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का काम नहीं है. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. Moving on the next question, question number 590. If a company issue bonus shares, the debt equity ratio will be. अगर कंपनी बोनस शेयर इशू करती है तो डेब्ट इक्विटी रेशियो के ऊपर क्या इंपैक्ट पड़ेगा? सी, बोनस शेयर क्या होता है? समटाइम जो है कंपनी डिविडेंड डिक्लेयर करती है लेकिन उसके पास सफिशिएंट कैश नहीं होता, यानी कि वो कैश को क्या करती है, अपनी कंपनी के एक्सपेंशन में या ग्रोथ में यूज कर लेती है और कंपनी जो है डिविडेंड देती है शेयर्स की फॉर्म में. कंपनी जो है डिविडेंड देती है शेयर्स की फॉर्म में, तो उसको क्या कहते हैं? बोनस शेयर. कंपनी एक पॉलिसी बनाती है कि भाई जिसके पास 10 शेयर्स हैं उस होल्डर को एज अ डिविडेंड 1 शेयर दिया जाएगा या 2 शेयर दिया जाएगा, जो भी कंपनी की पॉलिसी है. तो वो क्या है? वो शेयर उसका डिविडेंड है. अभी तो आज उसे कुछ कैश नहीं मिला लेकिन उसके नंबर ऑफ शेयर्स बढ़ गए हैं तो फ्यूचर में उसको डिविडेंड जो है वो ज्यादा मिलेगा क्योंकि उसके नंबर ऑफ शेयर क्या हो गए? मोर हो गए. अब डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या है? डेब्ट अपॉन इक्विटी. अब डेब्ट पे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ा बोनस शेयर से, लेकिन इक्विटी बढ़ गई. इक्विटी बढ़ गई. अब डेब्ट इक्विटी में भी इंप्रूव का मतलब रेसिप्रोकल ही होता है, यानी कि इंप्रूव का मतलब होता है रेशो का कम होना. अगर डिनोमिनेटर बढ़ रहा है तो रेशो कम होगा. रेशो कम होगा तो उससे सिचुएशन क्या होगी? इंप्रूव्ड. ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर. देखिए टेक्निकली ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा, लेकिन आप बहुत सारी जगह पढ़ोगे. मैंने भी बहुत सारा इसके लिए रिसर्च किया क्योंकि 2 जगह पे आके मैं अटकी हूँ. आप भी अपनी स्टडी के बेस पे वीडियो पे कमेंट करके अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर कीजिए इस क्वेश्चन के बारे में, क्योंकि जब मैंने पढ़ा तो बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है. बैंकिंग एग्जाम में भी आया हुआ है, पीएनबी, एसबीआई और बहुत सारे और एग्जाम में भी आया हुआ है. तो जहां एग्जाम में आया हुआ है 90% एग्जाम में इसका जो आंसर है वो कंसिडर किया है विल इम्प्रूव, और 10% प्लेसेस पर इसका आंसर कंसीडर किया है रिमेन अनइफेक्टेड. आप सर्च करोगे, पढ़ोगे तो बहुत सारे लोग, बहुत सारे राइटर ने भी रिमेन अनइफेक्टिव राइट किया. तो ये कुछ कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होते हैं. इट डिपेंड ऑन द बोर्ड, वो क्या डिसाइड करते हैं, बट टेक्निकली इंप्रूव होना चाहिए
क्योंकि डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या होगा, इससे कम हो जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर यानी कि इक्विटी जो है बढ़ जाएगी। तो टेक्निकली तो विल इंप्रूव होना चाहिए, बट अब जब सर्च करते हैं तो वो कहते हैं कि नंबर ऑफ शेयर बढ़ते हैं, कैपिटल इंक्रीज नहीं होती। वो फेवर में ये एक्सप्लेनेशन देते हैं कि बोनस शेयर इशू होने से जो कैपिटल है वो तो कंपनी की नहीं बढ़ी, सिर्फ नंबर ऑफ शेयर्स बढ़े हैं, तो इसलिए जो है रिमेन अनइफेक्टेड रहेगा। बट 90% के ऊपर मैं जा रही हूँ, इसलिए मैं ये आपको बता रही हूँ कि विल इंप्रूव इज द राइट आंसर ऑफ दिस सिचुएशन। क्लियर? तो ये थे दोस्तों आज के 25 क्वेश्चन। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बेस्ट ऑफ लक दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।